Welcome to Theatre Club. Theatre Club is a Kolkata-based production house formed with an objective to promote theatre through its YouTube channel. In other words, theatre on a cinematic screen. We will bring you popular plays of different groups and languages, reviews, debates and interactions with renowned personalities from different walks of life. So keep watching and please do remember to like, share and subscribe the channel. Thanking you. नमस्कार, यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। यूनिवर्सल न्यूज में आज हम देखने जा रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मंडल की फांसी। पश्चिम बंगाल के खारदा में रहने वाले के मंडल को आज सुबह कोलकाता के अलीपुर जेल में फांसी दे दी जाएगी। उस पर अपनी पत्नी चंपा रानी का गला दबाकर कथित रूप से हत्या कर देने के आरोप में कोलकाता के लोअर कोर्ट ने 17 जुलाई सन 2019 को फांसी की सजा सुनाई थी। इस ट्रायल की खास बात यह है कि लोअर कोर्ट से सजा सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट तो दूर, हाई कोर्ट में भी मंडल की ओर से कोई अपील नहीं की गई है। बताया जाता है कि उसके दो छोटे छोटे बच्चों के अलावा उसका इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव और अपर्णा बैनर्जी रात से ही इस पूरे मामले में कोलकाता में नजर जमाए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले अपर्णा बैनर्जी के पास चलते हैं और उसे मालूम करते हैं कि इस वक्त वहां मंडल की फांसी की क्या तैयारियां चल रही हैं। अपर्णा, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रही हैं? जी हाँ मुकेश। अपर्णा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि इस वक्त वहां फांसी की क्या तैयारियां चल रही हैं और आसपास का माहौल कैसा है? मुकेश, हम इस वक्त कोलकाता के अलीपुर जेल के ठीक मेन गेट के सामने खड़े हैं। रात के 3 बज रहे हैं और यहाँ एक अजीब सा सन्नाटा है। अब से करीब 2 घंटे बाद के मंडल को इसी जेल के अंदर फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अपर्णा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपकी वहां कुछ लोगों से बातचीत हुई जो कि इस फांसी के बारे में जानते हो? मुकेश, जब हम आए थे तो यहाँ एकदम सन्नाटा सा था, लेकिन जैसे जैसे फांसी का वक्त करीब आ रहा है, धीरे धीरे लोग यहाँ जेल के गेट के सामने इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में काफी भीड़ जमा हो जाएगी। तो अपर्णा, क्या आपने वहां किसी से कोई बात की? जी हाँ मुकेश, हमारे यहाँ 2 लोगों से बात हुई है। यहाँ लोगों की अलग अलग राय है। कुछ तो इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि के मंडल ने जैसा जुर्म किया है उसकी यही सजा है, और कुछ लोग तो इस फांसी पर अफसोस भी जाहिर कर रहे हैं। ठीक है अपर्णा, आप वहां बने रहिए। जरूरत पड़ने पर मैं आपके पास फिर लौटता हूं। तो अभी आपने अपर्णा से जेल के बाहर के हालात सुने। अब मैं आपको जेल के अंदर लिए चलता हूं, जहां हमारे संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव नजर बनाए हुए हैं। तो अरविंद, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ मुकेश। गुड। तो अरविंद, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस वक्त वहां जेल के अंदर फांसी की क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या जेल विभाग के किसी व्यक्ति से आपकी कोई बातचीत हुई? मुकेश, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि इतिहास में पहली बार ऐसा मुमकिन हो पाया है कि किसी भी न्यूज चैनल को जेल के अंदर से लाइव टेलीकास्ट करने की इजाजत मिली हो। हालांकि जेल के बाहर मीडिया के लोगों की काफी भीड़ जमा है,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल यूनिवर्सल न्यूज को ही जेल के अंदर से लाइव टेलीकास्ट करने की इजाजत मिली है। वाह, क्या बात है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस वक्त वहां जेल के अंदर की स्थिति कैसी है? मुकेश, अभी थोड़ी देर पहले हमारी जेलर साहब से बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि कुछ देर पहले के मंडल को नहलाया गया है और नया कुर्ता पैजामा पहनाकर तैयार किया गया है। अरविंद, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिसे फांसी पर चढ़ाया जाता है उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछी जाती है, तो क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? जी हाँ मुकेश, के मंडल की आखिरी ख्वाहिश को लेकर पूरा जेल विभाग काफी परेशान है, क्योंकि के मंडल ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक ऐसी चीज खाने की फरमाइश की है जिसका इस वक्त मिल पाना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे फांसी का समय करीब आ रहा है और फांसी होने से पहले के मंडल की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना बहुत जरूरी है। अरविंद, ऐसी कौन सी चीज की फरमाइश के मंडल ने कर दी है जिसका कि इस वक्त मिल पाना बहुत मुश्किल है? मुकेश, ये पश्चिम बंगाल की एक ऐसी डिश है जो आमतौर से हर समय उपलब्ध नहीं होती है। इसका नाम है। अरविंद, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो हेलो। लगता है कि अरविंद से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम मंडल की फांसी में। देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। वेलकम बैक। यूनिवर्सल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश चतुर्वेदी। जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि फांसी पर चढ़ने से पहले मंडल ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में एक ऐसी अजीब चीज खाने की फरमाइश की है जिसका कि इस वक्त मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए अरविंद के पास कोलकाता चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि वो अजीब चीज क्या है। तो अरविंद, क्या अब आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ मुकेश। गुड। तो अरविंद, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि उस अजीब चीज का नाम क्या है जिसे कि के मंडल ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में खाने की फरमाइश की है? मुकेश, उस चीज का नाम है पांता भात और 2 जली हुई मिर्च। पांता भात। अरविंद, ये पांता भात क्या होता है? भात दरअसल यहाँ पके हुए चावल को कहते हैं, जो आमतौर पे खाने में खाया जाता है। मुकेश, रात के खाने के बाद जो भात यानी कि चावल बच जाता है उसे पानी में डालकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसी फूले हुए चावल को पांता भात कहते हैं, जिसे अगले दिन सुबह अचार, नमक या
जली हुई मिर्च से मिलाकर खाया जाता है। कुछ लोग तो इस पांता भात में केला मसल कर भी खाते हैं। दरअसल मुकेश, इस पांता भात को खाने वाले ज्यादातर गरीब तबके के लोग ही होते हैं जिन्हें हर वक्त ताजा खाना नहीं मिल पाता है। मैं समझ गया भी। आप वहां बने रहिए, थोड़ी देर में मैं आपके पास फिर हाजिर होता हूं। तो जब तक जेलर साहब इस पांता भात का इंतजाम करके मंडल को खिलाते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, अभी हाजिर होते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम मंडल की फांसी में। देखते रहिए यूनिवर्सल न्यूज। अरे जल्दी करो वरना बात फिर से आ जाएगा। अरे नहीं, उसको हटाओ वहां से। जल्दी जल्दी भाई। काबड़ तोड़ तुम्हारे बरबाद, काबड़ तोड़ तुम्हारे बादल बोड़ तुम्हारे बरबाद। अरे जल्दी जल्दी। बादल बोड़ तुम्हारे बरबाद, बादल बोड़ तुम्हारे काबड़ तोड़ तुम्हारे काबड़ तोड़ तुम्हारे बरबाद, बादल जा बरकत जा। ये लड़का मेरी शादी की सोच से होने नहीं देगा। थैंक यू पापा। काबड़ तोड़ तू बादल तोड़ तू बाबुल तोड़ तुम्हारी बरकत। Kiss me, close your eyes and miss me. Close your eyes and kiss me. I can read your lips on your fingertips. I can see your smile come on my lips and happiness in your eyes. Kiss me. Close your eyes and miss me. Close your eyes and kiss me. वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिवर्सल न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम मंडल की फांसी में। तो बड़ी ही दिक्कतों के बाद आखिर जेलर साहब ने मंडल की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी, यानी कि उसे पांता भात खिला दिया। और जैसा कि हमारे संवाददाता अरविंद ने हमें बताया कि इस वक्त सरकारी पंडित श्री वाजपेयी जी मंडल को गीता का पाठ सुना रहे हैं और इसी के तुरंत बाद मंडल को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हमारी कैमरा टीम को फांसी के तख्ते तक जाने की इजाजत नहीं दी गई है और इसी वजह से हम आपको वहां का सीधा प्रसारण नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन हाँ, हम आपको के मंडल का एक इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं जो कि हमारी संवाददाता अपर्णा बैनर्जी ने आज से ठीक 2 महीने पहले लिया था। तो आइए चलिए देखते हैं वो इंटरव्यू। नमस्कार, मैं अपर्णा बैनर्जी। स्वागत है आपका यूनिवर्सल न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसे अपनी पत्नी चंपा रानी की हत्या के जुर्म में हाल ही में फांसी की सजा सुनाई गई है। एक ऐसा इंसान जिस पर फांसी की सजा मिलने के बावजूद कोई असर नहीं है। क्या है इसका राज? क्यों इस पर कोई असर नहीं है? आइए जानते हैं उसी की जुबानी। हाँ, तो के मंडल, क्या आप जानते हैं कि आपको अपनी पत्नी चंपा रानी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है? जी हाँ, मैं जानता हूँ। मैं खुशी खुशी फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हूँ। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसी कौन सी बात है
जिसने आपके दिल को इतना मजबूत कर दिया है कि आप खुशी खुशी फांसी के तख्ते तक जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैं एक नौकरी करता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोजाना शाम के वक्त मेरी बीवी पूजा कर रही होती, मेरा बूढ़ा अंधा बाप मेरे बच्चों को कोई कहानियां सुना रहा होता। ठीक उसी वक्त मैं कारखाने से घर वापस आता। मेरा छोटा बेटा मेरा बहुत चहेता था। मेरे घर वापस आते ही वो मेरी टांगों से लिपट जाता और मैं भी दिन भर की थकान भूलकर उसे अपने गोद में भर लेता और ढेर सारा प्यार करता, ढेर सारे चुंबन से उसे नहला देता। फिर एक दिन अचानक जब मैं कारखाने पहुंचा तो देखा गेट पर एक बड़ा सा ताला झूल रहा है। पता चला रातों रात मालिक लोग लॉकआउट करके गायब हो गए। उसके बाद उसके बाद दिन गुजरते गए मगर कारखाने का वो दरवाजा कभी नहीं खुला। गेट पर धरना दिए, आंखें पथरा गई उस ताले को घूरते घूरते, इस आस में कि आज नहीं तो कल वो कारखाना जरूर खुलेगा। और कारखाने का वो खूबसूरत बगीचा देखते ही देखते जंगल में बदल गया और हमारे पेटों में भी कांटेदार पौधे उगने लगे, चुभन बढ़ने लगी। जमा किए हुए सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो गए। घर के बर्तन बासन सब एक एक करके बिक गए, लेकिन नई नौकरी कहीं नहीं मिली। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे खाली पेट रहते रहते अधमरे से हो गए। मेरा बूढ़ा अंधा बाप बिस्तर लग गया और चल बसा, और वो मेरा छोटा बेटा, मेरा चहेता, जो हर वक्त मुझे देखकर मुस्कुराता था, वो खाली और भूखी नजरों से ताकता और कहता, बाबा भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, बाबा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मेरा कलेजा फट जाता और मैं चोरों की तरह घर से भाग जाता, चोरों की तरह घर से भाग जाता मैं।
फिर एक दिन अचानक मैं चोरों की तरह अपने घर आया। सोचा था कि बच्चे सो रहे होंगे, मगर मैंने देखा सब जाग रहे हैं और बैठकर खाना खा रहे हैं। मेरा दिल धक से उड़ गया। आखिर खाना आया कहां से? खाना कहां से आया? मैंने चंपा से पूछा कि खाना कहां से आया, तो उसने कहा कि उससे बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने ये चावल चोरी किए। उसने ये चावल चोरी किए। मेरे बच्चे चोरी के चावल खाएंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे चोरी के चावल नहीं खाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बच्चों के सामने से खाना खींच लिया। चंपा आई और दुआएं देने लगी, इनको खाने दो, इनको भूख लगी है, इनको खाने दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, इनको खाने दो, ये बहुत दिन से भूखे हैं, भगवान के लिए इनको खाने दो। मैंने गुस्से में आकर चंपा की गर्दन को दबोचा और उसे जोर का धक्का दिया। चंपा जो खुद कई दिनों से भूखी थी, धक्का खाकर ऐसे गिरी फिर उठ ना पाई, मर गई, मर गई, मर गई वो। मैंने मारा है उसे, मैंने मारा है। मुझे फांसी दो, मुझे फांसी। मेरे हाथों को बांधने की जरूरत नहीं है, मेरा सर ढकने की भी जरूरत नहीं है। ले चलो मुझे फांसी के तख्ते तक। ये हाथ जिसने चंपा का खून किया है, वो खुद ब खुद फांसी का फंदा अपने सर पे डाल लेगा। ले चलो मुझे फांसी दो, मुझे चंपा के पास जाना, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी मदद करो, मुझे चंपा के पास पहुंचा, मुझे चंपा के पास जाना है, मुझे चंपा के पास जाना है। मुझे चंपा के पास जाना है। जाके कहूंगा उससे कि मैंने तुझे मारा तो जरूर है, लेकिन तेरी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं। ये भूख है, ये भूख है। तेरी मौत का जो असल जिम्मेदार है उन्हें तो कोई नहीं पहचानता, नहीं कोई पहचानेगा, इसीलिए उन्हें कभी फांसी नहीं होगी, उन्हें कभी फांसी नहीं होगी, उन्हें कभी फांसी नहीं होगी, उन्हें कभी फांसी नहीं होगी। कैमरा पर्सन राजू
यूनिवर्सल न्यूज। পলাশির যুদ্ধ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। নবাব সিরাজদৌল্লা পলাতক। এক রক্ত সন্ধ্যা নেমেছে সমস্ত প্রান্তর জুড়ে। একাকী বৃদ্ধা নবাব বেগম খুঁজতে এসেছেন প্রাণপ্রিয় নাতি সিরাজকে। হঠাৎ দেখা হলো কন্যা ঘাসেটি বেগমের সাথে। ইতিহাস কি ক্ষমা করতে জানে? সময় কি থেমে থাকে? উদয় রবিও অস্ত যায় দিনান্তে। নেমে আসে অন্তিম প্রহর। বন্দেবী নবাব বেগম, তোমার পেয়ারে সিরাজকে খুঁজছো? খুঁজে দেখো, যদি খুঁজে পাও লুকিয়ে রেখো। কেননা মির্জাফর আর তার সঙ্গীরা সবাই খুঁজছে থাকে। হ্যাঁ, আমি প্রথম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি। সিরাজ পেল তথ্য, আর আমার ছেলে একটু মতো উল্লার জন্য খবর। সিরাজ নবাব আলীবর্দীর মনোনীত, নবাব সাহেবের মনোনীত একটা দুশ্চরিত্র লম্পট। সে হলো তামাম বাংলার নবাব, আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমার লাল কুঠি ধ্বংস করলো, আমার ধন সম্পদ লুণ্ঠন করলো, আমাকে বন্দি করলো। আর এই সমস্ত কিছু দেখেও তুমি চুপ করেছিলে। তোমাকে আমার গর্ভধারিণী স্বীকার করতে লজ্জা হয়। কাসেটি, তোমার মুখের লাগাম পড়াও। ভুলে যেও না, আমি এখনো নবাব বেগম। তোমার গুস্তাখির সাজা এখনো আমি তোমায় দিতে পারি। আমি ভয় কেঁপে উঠছি। কে আমাকে শাস্তি দেবে? তোমার পেয়ারে সিরাজ, যে এখন নিজেই তার শত্রুদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জানি তোর ষড়যন্ত্রে সিরাজের সৈন্যরা তার বিপক্ষে গেছে। ঘুষ দিয়ে তুই তাদের বশ করেছিস। মির্জাফর রায় দুর্লভদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের পরিবারের সর্বনাশ
কিন্তু আমি তখ্তের জন্য ষড়যন্ত্র করেছি, দুশমনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। ক্ষমতায়ন চাই, যে কোনো মূল্যে, যে কোনো শর্তে, যে কোনো পথে। আর এটাই এখন রাজনীতির দস্তুর। তুই কি ভেবেছিস তুই পার পেয়ে যাবি? মির্জাফর তোকে আপন করে নেবে? তোর বিদেশি শত্রুতা সব ঘুচে যাবে? গুস্তাখি মাফ করবেন নবাব বেগম। নবাব সিরাজদৌল্লা তার নিজের ভাগ্য নিজে ডেকে নিয়ে এসেছেন। যে বিষবৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন বাংলার মাটিতে, তার ফল ফলতে শুরু করেছে। আমাকে আপনি চিনবেন না, অজমের নাম জাহেরা। মনে আছে হুসেন কুলি খাকে, যাকে বিনা দোষে সিরাজ একটি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, যার মৃতদেহ হাতির পিঠে চড়িয়ে তামাম মুর্শিদাবাদ করিয়েছিল? আমি সেই হুসেন কুলির হতভাগ্য বেগম। একদিন আমি আমার শহরের মৃতদেহের পিছনে পাগলের মতো দৌড়িয়েছি। আজ সময় এসেছে সিরাজ বেগম লুৎফুন্নিসা সিরাজের কবরের উপর কাফন চড়াবে, আর আমি তাই দেখে দুচক্ষু সার্থক করব। কে তুমি? ও, তুই বুঝি খাসেটির সহচরী, তার পাপ কাজের শরীক? হ্যাঁ নবাব বেগম, তোমরা যখন আমাকে বন্দি করে আমিনার হারিমে বাদী করে রেখেছিলে, তখন জাহরাই আমার ধনসম্পত্তি উদ্ধার করে। ওই আমার হয়ে মির্জাফর রায় দুর্লভদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। ও সাক্ষাৎ শয়তানের দূত। এমন করে বলবেন না বেগম খাসেটি, নবাব বেগমের একটা ইজ্জত আছে। বলুন, আমি বলি বেওকুফ লুৎফুন্নিসা। সে নিজে হাতে বেগম খাসেটিকে সিরাজের শিলমোহর তুলে দিয়েছে। আমি সেই মোহরাঙ্কিত কাগজে রানী ভবানীর কন্যা তারাকে প্রেমপত্র দিয়েছি। তারা আত্মহত্যা করেছে। রানী ভবানী আর সিরাজের সঙ্গে নেই। রাজা প্রজা সবাইকে আমি সিরাজের ফরমান দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে, যে সিরাজের জন্য সুন্দরীর ব্যবস্থা করতে পারবে, সিরাজ তাকে পুরস্কৃত করবে। আমি ইংরেজ সাহেব ক্লাইভকে সিরাজের চিঠি দেখিয়েছি। তাতে লেখা আছে, সিরাজ ফরাসি বুশি সাহেবকে আমন্ত্রণ করছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য। ইয়া আল্লাহ, তোরা কি জানাও না? এত খল বুদ্ধি তোদের! তোদের জেহেরে নাগিনও হার মেনে যাবে। কিয়ামতের দিন তোদের কোথায় ঠাঁই হবে একবার ভেবে দেখেছিস? কেন তোমার পেয়ারের সিরাজের পাশে তার হাত যে কত মানুষের খুনে লাল হয়ে আছে, তার দামনে যে কত মেয়ের অভিশাপ লুকিয়ে আছে, ভুলে গেছো? নবাব বেগম, আমি খুব ভালো লড়কি ছিলাম। হুসাইন ছাড়া আমি কাউকে জানতাম না। সিরাজ আমাকে প্রতিহিংসা নিতে বাধ্য করেছে। আমি হুসাইনের কবরে ওয়াদা করেছি, যেখানে তোমার রক্ত ঝরেছে সেখানে সিরাজের রক্ত ঝরবে। রক্ত দিয়ে রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে। সে সময় আগত প্রায়। আনন্দে আমার ধৈর্য ধরছে না। তোরা কি ভেবেছিস তোরা পার পেয়ে যাবি? তোদের শরীর দাফন করার কেউ থাকবে না। শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে তোদের। বিশ্বাসঘাতিনী বলে তোদের মুখে থুতু দেবে তামাম বাংলার মানুষ। তুমিও মনে রাখো, তোমার সিরাজকে লোকে মনে রাখবে একজন অত্যাচারী খুনি নবাব হিসাবে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না নবাব বেগম, তোমাকে করবে না। অতীতেও করেনি, বর্তমানেও না, ভবিষ্যতেও করবে না।
দেখো, ওই দেখো বাংলার বুকে নেমে আসছে এক কাল রাত্রির অন্ধকার। नमस्कार। थिएटर क्लब के टी बस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर बिंदु जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। थिएटर क्लब के इस विशेष प्रोग्राम टी बस का एक ही उद्देश्य है, लर्निंग विद चैटिंग। और इसी उद्देश्य के तहत आज जो हमारे खास मेहमान हैं वे मैथिली के प्रसिद्ध अभिनेता, जाने माने निर्देशक, गीतकार, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म निर्देशक शंभुनाथ मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी साक्षात्कार कुछ होते हैं तो हम सवाल तो पूछते ही हैं, साथ ही बहुत कुछ सीखते भी हैं। तो इसी सीखने और बातें करने के तहत मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मैथिली भाषा अमूमन हम लोग जानते हैं कि बिहार की भाषा है और मैंने कहीं पढ़ा था ये नेपाल की भाषा है, तो इन दोनों में सच क्या है? देखिए, ये जो उलझन है ये मैं उसको सुलझा देता हूँ। बिहार की भाषा कहना भी अतिशयोक्त नहीं है और नेपाल की भाषा कह देना एकदम गलत है। नेपाल में नेपाली भाषा है, लेकिन बिहार की जो भाषा है हम कहेंगे बिहार की भाषा, लेकिन ये असल में अगर कहा जाए तो ये मिथिलांचल की भाषा है। मिथिलांचल जो है ये आपको नेपाल से ही शुरू होता है। नेपाल में जनकपुर है, जहाँ राजा जनक, सीता जी के पिताजी जी, उनका वहाँ भवन था, वहाँ के वो निवासी थे। तो मिथिलांचल जो है नेपाल से शुरू होता है और नेपाल से शुरू होते होते बिहार में जो मिथिलांचल है, जैसे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मुंगेर, ये सारे इलाके जितने हैं सब ये मिथिलांचल में पड़ता है। तो ये मिथिलांचल मिथिला की भाषा है, मैया सीता की भाषा है। सीता जी यही भाषा बोलती थी, मैथिली भाषा। दूसरी बात, जनकपुर की बात आई है, नेपाल की बात है, तो नेपाल में इस भाषा की अच्छी मान्यता है। वहाँ की ये राष्ट्रभाषा है, अरे द्वितीय राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, द्वितीय राष्ट्रभाषा है, क्योंकि वहाँ बहुत से मिथिला के लोग मैथिली बोलने वाले हैं और नेपाली भाषा है। नेपाली से भी भाषा से थोड़ा तालमेल इसका मिलता है। तो ये मिथिलांचल की भाषा है, मिथिला की भाषा है, न कि नेपाली या बिहारी कह देंगे तो ये अच्छा नहीं है, मिथिलांचल की भाषा है। वाह। तो एक तो हमारी जो शक सुबह थी कि ये बिहार की भाषा है, ये तो दूर कर दिया हमने। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि मैथिली नाटकों की विशेषता क्या है, क्या खास बात है इन नाटकों में? देखिए, मैथिली भाषा की जो विशेषताएं हैं इसमें, खासकर मैथिली नाटक जब होते हैं तो उसमें कहीं न कहीं मैथिली जो लोक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उसको हम अलग कर देंगे अगर, तो नाटक में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मिथिला की जो लोक संस्कृति है बहुत ही मीठी है। कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो कहीं भी विश्व में किसी भी समाज में नहीं है, तो अलग थलग है। जैसे सामा चकेवा है, जैसे भैया दूज तो तमिल में आते हैं, उसको हम लोग भरदुतिया कहते हैं। सामा चकेवा का जो इतिहास है बहुत ही सारगर्भित है और भी कई पर्व त्यौहार आते हैं जो मिथिलांचल में बहुत उसका महत्व होता है। इसीलिए उस लोक संस्कृति का अंश मैथिली भाषा में इसकी विशेषताएं हैं। और दूसरी विशेषता, मैथिली भाषा इतनी मीठी भाषा है, विश्व की पहली या दूसरी भाषा, हम ये नहीं कहेंगे पहली है, लेकिन पहली या दूसरी जो भी है इसका नाम आता है मीठी भाषा। पर इसमें अगर गाली भी किसी को दे दे तो सुनने में मीठी लगती है। अच्छा, तो ये विशेषता है। अरे वाह। जी जी। आपने नाटक की शुरुआत कब से की?
देखिए, नाटक की शुरुआत तो आपने एक ज़बरदस्त आपने प्रश्न किया है कि रंगकर्मी से, नाट्यकार से। तो मुझे जब से ज्ञान हुआ है, जब से मैंने अपना होश संभाला है, तब से मैं नाटक कर रहा हूँ। जब मैं गांव में था, 10-12 साल का रहा होगा, गांव में बड़े बड़े लोग नाटक करते थे, नौटंकी भी होती थी, रामलीला भी होती थी, देखने जाते थे। और गांव के कुछ अच्छे वर्ग जो हैं, मिथिला के जो अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोग, वो लोग नाटक करते थे और हिंदी में करते थे, मैथिली भी करते थे, बहुत ज़्यादा गांव में हिंदी नाटक का एक प्रचलन था। जी जी। हम लोग जाते थे और मैथिली नाटक भी होता था। हमारे भाई साहब एक्टिंग करते थे, तो रिहर्सल रात में ही वहाँ रिहर्सल हुआ करती थी, तो मैं चोरी चुप के जाता था देखने के। मतलब मना था, आप जा नहीं सकते थे? हाँ, क्योंकि क्या ना, वहाँ छोटे बच्चे को मतलब लोग जी, जी। किसी न किसी रूप में कहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ के नाटक करने आएगा तो थोड़ा डर लगता था। तो हमारा भाई साहब जो थे, तो वो मेरे को छूट दे दिया, बोला आओ चलो देखो। तो वहाँ जो हमने नाटक अभिनय करते हुए देखा, तो मेरे अंदर में प्रेरणा आई और हमें एक कलाकार नहीं कर रहा था मैथिली में, कोई नाटक था, घट गई थी नाटक, घट गई घट गई थी, मतलब? दहेज परंपरा जो शादी विवाह के लिए मध्यस्थता करते हैं, तो वो घटक होते हैं। जी, जी, घटक जी। जो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उसको घटकैती कहते हैं। तो उस नाटक में एक कैरेक्टर था जो कि नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा कि मैं तो कर दूंगा। सबने कहा अरे कैसे होगा, तुमसे करके दिखाओ। तो मैंने करके दिखाया है। तो वो जब किया तो निर्देशक बहुत खुश हुए और उसके बाद से उस नाटक में वो रोल उसको हटा करके उसे बेहतर हमने किया, मुझे रोल मिला और अभिनय करने के बाद बहुत सारे पुरस्कार मिले, 1 रुपया 2 रुपया, पेंसिल, कलम, कागज। अच्छा। उस वक्त उसी का महत्व था। बिल्कुल। वो जो नशा छाया वो छाता चला गया और 1974 में जब मैट्रिक में मैं लगभग 1974 में मैट्रिक में आ गया था, मैंने खुद एक नाटक लिखा था, माँ का फर्ज, अच्छा। 9 में, एक प्रतिशोध नाटक। तो ये नाटक मैंने खुद लिखा, डायरेक्शन भी दिया, एक्टिंग भी की। तो वहाँ से मेरी शुरुआत है। तो ये गाँव मैंने मिथिलांचल सीबे में मैंने बात की, मैंने बचपन से नाटक कर रहा हूँ। तो मतलब ये नशा अभी तक बरकरार है? जी, नशा तो और बढ़ती, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है नशा बढ़ता ही चला जा रहा है। कोलकाता में आपने कब से नाटक की शुरुआत की? मतलब मेरा मतलब है कि हिंदी नाटकों की। जी जी, ऐसा है कि कोलकाता में, क्योंकि दरभंगा में पढ़ता था मैं, स्नातक की परीक्षा देने के बाद मैं सीधा कोलकाता चला आया जीविकोपार्जन करने के लिए। साधारण घर का था, रोजी रोटी तो चाहिए ही। तो यहाँ आए तो नौकरी तो नहीं मिली, नौकरी बाद में मिली। जब तक नौकरी मिली खाली के समय में किसी ने कहा कि भाई कलकत्ता में नाटक होता है, आप तो एक्टिंग करते हो, मेरे जुनून को देखते हुए तो आप करो, जाओ। श्याम बाजार में एक नाटक की रिहर्सल होती थी, उस नाटक के निर्देशक थे अमर गुप्ता जी। अच्छा। वहाँ हम गए, एक हमारे मित्र थे, उन्होंने चिट्ठी लिख कर दी थी कि एक गाँव से आए हैं, अच्छे कलाकार आए। तो मेरे हाव भाव को देख करके उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने जनतंत्र जिंदाबाद एक नाटक हुआ था, 1980 की बात है, जनतंत्र जिंदाबाद। तो 1980 में हम कलकत्ता आया, 1980 से ही हमारी नाट्य यात्रा शुरू हुई और जनतंत्र जिंदाबाद नाटक श्री स्वर्गीय अमर गुप्ता के निर्देशन में हमने कला मंदिर में किए, तलकक्ष में, और काफ़ी नाम हुआ। उसमें एक शराबी का चरित्र था, वोटर का, नेता उसे खूब पिलाते हैं और कहते हैं तुम मुझे ही वोट देना। वो अभिनय इतना बेहतरीन हुआ था कि ऐसा अभिनय मैंने आज तक नहीं किया। लोग मेरा मुंह सूंघने आए कि ये शराब पी के एक्टिंग किया है। अच्छा। एक आदमी ने बाजी लगा दी कि भाई पक्का एक पीने वाला आदमी है, एक आदमी नहीं भाई एक्टिंग किया है। आया, मेरा मुंह सूंघा, तो मैं तो आज भी चाय नहीं पीता हूँ, मैं 1-2 कप मुश्किल से पीता हूँ। मुझे न पान चाय किसी चीज़ की आदत नहीं है। बट्टी बस में तो आपको चाय पीनी हाँ, पड़ेगी। और मैंने शुरू की, अच्छी भी लगी, और बस एक तो पी लेता हूँ, 1-2 कप, बस यही है मतलब। तो मैथिली भाषा में आप नाटक करने के बाद हिंदी में आना कैसा लगा? जी, असल शुरुआत तो हमारी हिंदी से ही हुई। अच्छा। पहले तो शुरुआत हमने आए जनतंत्र जिंदाबाद हिंदी नाटक की, काफ़ी नाम हुआ, मेरा नशा और भी ज़्यादा छा गया। उसके बाद जो है कलकत्ता के जाने माने निर्देशक एमेचर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सुबल घोष जी थे, उनके निर्देशन में कई हमने हिंदी नाटक किए। उसके बाद मोहन तिवारी एक संस्था बनाए, उसमें हम भी फाउंडर मेंबर थे, उसमें कई नाटक किए। कश्मीर में जाके, जम्मू में जाकर हम लोग नाटक कराए थे। ये सब होते होते अचानक मेरे मन में आया, कुछ कलाकार ने कहा कि आप तो अच्छे अभिनय करते हैं, आपकी निर्देशन की भी क्षमता है, एक नया ग्रुप बनाइए, हम लोग हिंदी नाटक करेंगे आपके साथ। तो हमने झंकार नाट्य संस्था की स्थापना की और वहाँ से शुरू की। 1986-87 के आसपास हमने झंकार नाट्य संस्था की स्थापना की
और उसमें मैंने पहला नाटक अपना ही लिखा हुआ नाटक दुनिया जाए भाड़ में उस नाटक की शुरुआत की और उससे काफ़ी मेरा नाम हुआ। और उसके बाद कई नाटक हमने हिंदी करने शुरू कर दिए, लेकिन हिंदी करते करते कुछ मिथिला के लोग ऐसे थे जो नाराज थे, भाई आप हिंदी तो करते हैं मगर आप मैथिली नहीं करते हैं। अच्छा। तो उसमें हमारे एक मैथिली के गुरुजी मिले, दयानंद झा जी, अच्छे नाटक करते थे, उन्होंने प्रेरित किए और उनके निर्देशन में हमने नाटक किया था। अंतर्राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता 1986 में पटना में हुई थी, जिसमें आजुक लोग नामक नाटक हमने किया था। आजुक लोग, आज के लोग जिसे कहेंगे हिंदी में, आजुक लोग उसको मैथिली में कहते हैं जी। उस वक्त बिंदश्री दुबे की सरकार थी और वहाँ द्वितीय चरित्र अभिनेता में के रूप में हम वहाँ सम्मानित भी हुए थे। मुझे आज ही मुझे याद है। बहुत बढ़िया। अब तक आपने कितने नाटकों का निर्देशन देखिए, किया? नाटक के निर्देशन तो कम से कम 35-40 हम जरूर कर लिए होंगे कलकत्ता में कम से कम। उसमें मैथिली भी है, उसमें हिंदी भी है, तो इस तरह से किए हैं। कई बंगला से भी हमने हिंदी रूपांतरित किया, कई नाटक वो काफ़ी सुपरहिट। 1995, 94, 95 में सबसे ज़्यादा हम नहीं सुधरेंगे नाटक झंकार से हमने किए थे और काफ़ी कॉल शोज मिले थे, कम से कम 100 शोज किए होंगे हम उस नाटक के 4-5 साल के अंदर में। तो इस तरह से हमने हिंदी में अपना स्थान स्थापित किया, मगर मैथिली वालों का विशेष आग्रह के कारण हमने कई नाटक मैथिली में भी किए जो काफ़ी अच्छे नाटक हुए और उसमें कई अपना लिखा हुआ नाटक हमने किया। मिथिला का अभिशाप किए, उसके बाद बुढ़ी बक बेटा टके काबिल किए, उसके बाद और भी बीच में किए हैं शिष्य संस्कार किए और कई ऐसे नाटक हैं जो राम लगी बने आ रहा है। आपके मिथिला के नाटकों के बारे में भी जो चर्चा हुई उस पर ही मुझे सर बात याद आई कि कोई ऐसा नाटक है जो मैथिली भाषा में है और वो हिंदी में रूपांतरित हुआ हो या उसे हिंदी में खेला गया हो? देखिए, जहाँ तक दूर दूर तक मैं जा रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है कि कोई भी ऐसा नाटक, मैथिली का नाटक हिंदी में रूपांतरित हुआ हो। मेरी दृष्टि में अभी तक नज़र नहीं आ रही है। मैथिली में अच्छे अच्छे नाटक हैं जी। अच्छे नाटक हैं, तो मतलब है कि हिंदी में अभी तक कोई रूपांतरित नहीं किए हैं और मैथिली में तो होते ही हैं अच्छे नाटक, तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो हिंदी भाषा का रूपांतरण मैथिली में हुआ है? जी, हिंदी से बांग्ला से कई ऐसे नाटक हैं जो रूपांतरित नाटक हुए हैं और काफ़ी सफल नाटक। तो आप तो हिंदी और मैथिली दोनों से ही जुड़े हुए हैं। जी जी जी, दोनों तो से। एक बात मैं पूछना चाह रही थी कि मैथिली भाषा में ऐसा कौन सा नाटक है जो आपको बहुत बेहतरीन लगता है, मतलब आपको याद है कि वाह ये नाटक खूब है, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, मैथिली नाटक में तो तरह तरह के नाटक हैं बहुत, लेकिन हमने जो किया है, जिस नाटक को हमने स्पर्श किया है, जिसको हमने दिल से उसमें चरित्र को जिया है, ऐसा नाटक, एक नाटक हमने जो उसका नाम है शेष नहीं, शेष नहीं, शेष मैंने नहीं। शेष नहीं, अंत नहीं, शेष नहीं। हाँ, ये नाटक बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है और उस नाटक को मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ। उसके अच्छे, बहुत ही अच्छे लेखक हैं स्वर्गीय गुरुनाथ झा। गुरुनाथ झा। झा, तो मैं उसको नहीं भूल पा रहा हूँ। और भी कई ऐसे नाटक हैं जो बहुत ही मार्मिक है, लेकिन इनका नाटक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। निश्चित रूप से मैं इनको मैं हृदय से नमन करता हूँ। ऐसे नाट्यकार अगर मैथिली में और भी हो जाएं, उसके बाद मुझे नहीं नजर आ रहा है कोई ऐसा हुआ है। और नाट्यकार आपने बताया कि गुरुनाथ झा जी के बारे में तो बताया आपने जी। हमें। और भी कोई नाटककार जी, मैथिली और मैं मैथिली में एक और नाटककार है जिन्हें मुंशी प्रेमचंद का दर्जा दिया जा रहा है। अच्छा। वो है नेपाल से। नेपाल में एक महेंद्र मेलेंगिया नाम के एक लेखक है। महेंद्र मलेंगिया मलंगिया। टाइटल है, तो वो नेपाल से हैं, वो मैथिल ब्राह्मण भी हैं। तो वो उनके कई नाटक ऐसे बहुत ज़मीन से वो नाटक लिखते हैं। हालांकि एक ही स्तर का नाटक ज़्यादा उनका है, गरीबी के ऊपर, शोषण के ऊपर, अत्याचार के ऊपर, मैथिली संस्कृति के ऊपर में काफ़ी उनका एक जो अच्छा नाटक हमें लगता है उनका भी काफ़ी नाम है। उन्होंने काफ़ी नाटक उन्होंने दिया भी है, मैथिली को काफ़ी दिया है। तो ये दो जो है, और भी कई अच्छे अच्छे लेखक हैं, सबका नाम कहना बहुत मुश्किल है, मगर मेरे दिल को जो छुआ है, जिनके बारे में मैंने सुना है और जिनके नाटक को मैंने किया है, तो इसलिए मैंने उनके एक नाटक को भी महेंद्र मेलेंगिया का लिखा हुआ नाटक किए थे, काठक लोग। काठक लोग मतलब लोग जो इंसान जो है लकड़ी का है, काठ का, अच्छा, लकड़ी का मनुष्य, काठक लोग, तो हमने किया था और बहुत ही अच्छा कला मंदिर में मैंने किया था, बेसमेंट में। अच्छा। 2013 या 14 में। मैथिली नाटक कलकत्ता में। जी,
कला मंदिर में जनरली जो भी नाटक मैथिली में हम करते हैं कला मंदिर में ही करते हैं, बेसमेंट में करते हैं। जी आज मैथिली नाटकों की वर्तमान में मतलब क्या स्थिति है? देखिए, नाटकों की वर्तमान में नाटक की जो स्थिति है, इस स्थिति तो ऐसे बहुत ही अच्छी है। नाटक में बहुत बड़ा विशाल एक आंदोलन हुआ, एक परिवर्तन हुआ है। पहले लोग पार्सियन स्टाइल में नाटक करते थे, नकल भी करते थे, लेकिन आज अच्छे अच्छे लेखक के कारण और जो रंगकर्मी पैदा हुए हैं, उसमें मैथिली के प्रति जो लोगों की धारणा थी, बाहरी लोगों के भी और मैथिली समाज के भी, उसमें एक विशाल परिवर्तन हुआ है। नाटक का भी रूपरेखा बहुत ही उसमें परिवर्तन हुआ है। उस हिसाब से नाटक अभी होता है। कलकत्ता में जिस तरह से देखते हैं कि हिंदी नाटक की भी स्थिति खराब है, जी बांग्ला की भी स्थिति खराब है, दर्शक नहीं मिलते हैं, दर्शक आते नहीं हैं। जी, ये समस्या तो ये समस्या के कारण मैथिली पर भी इसका बहुत ही कुठाराघात हुआ है। लोग नाटक मोबाइल में देखते हैं, क्या क्या देखते हैं पता नहीं, दूरदर्शन देखते हैं घर में बैठे बैठे, लेकिन नाटक के लिए थिएटर में आना तो आज कठिन हो गया, खर्चा भी बड़ा पड़ता है। तो कलकत्ता की स्थिति, कलकत्ता में नाट्य संस्था बोल के एक ही संस्था है, मिथयात्रिक झंकार, जो मैं उसका संचालक हूँ। अच्छा संस्थाएं बहुत हैं, लेकिन नाट्य संस्था नहीं है, सामाजिक संस्था है। जी नाटक वो लोग भी करते हैं, तो उसमें थोड़ी मंदी आ गई है। और कोरोना काल में तो सारा सब कुछ मंदी में ही चला गया। सब ठप हो गया है। जी जी। आप तो इतने सालों से नाटक कर रहे हैं, आपने फिल्म भी बनाए हैं, तो ऐसा कोई आपका पसंदीदा डायलॉग, संवाद जो आपको आपके दिल को छूता हो और जब कभी बैठे तो याद आता होगा ये क्या संवाद है, कुछ ऐसा? देखिए, कम समय में बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित है कि मैंने कई नाटक लिखे हैं मैथिली में, और एक नाटक बहुत ही लोकप्रिय नाटक है हमारा, मेरा लिखा हुआ, और उसमें हम पुरस्कृत भी हो चुके हैं। उसका नाम है मिथिलाक अभिशाप। मिथिलाक अभिशाप, मतलब मिथिला का अभिशाप हो गया। मिथिला जो है, जहाँ का जो शिष्टाचार जो है, जो वैचारिकता और संस्कृति है, वहाँ पर दहेज रूपी दानव आकर के मैथिली संस्कृति को जो है तहस नहस कर दिया। तो उसी पर मैं आघात करके हमने दहेज, आज जितने भी लोग पढ़ लिख लिए हैं, फिर भी दहेज जो है आज दानव की तरह खड़ा है किसी न किसी रूप में। तो हमने उस नाटक के माध्यम से, मेरा लिखा हुआ नाटक है, 1982 में इस नाटक को लेकर हम अखिल भारतीय बहुभाषी नाट्य प्रतियोगिता इलाहाबाद में गए थे, और वहाँ पर हमें उत्तम आलेख के रूप में हमें पुरस्कृत किया गया था। उसी नाटक को हमने फिर थोड़ा सा परिवर्तन करके हमने फिल्म भी बनाया है, MBA कन्या CA बोर्ड। MBA कन्या CA बोर्ड, मतलब दूल्हा MBA कन्या CA बोर्ड। जी जी। दूल्हा जो है MBA है, और कन्या जो है, और दुल्हन MBA कन्या। अच्छा, कन्या मतलब दुल्हन, दुल्हन। वो जो है कन्या जो है, दुल्हन जो है वो MBA है, अच्छा और दूल्हा है CA किया हुआ है। अच्छा, फिर भी विवाद है दहेज के ऊपर, फिर भी पैसा लिया है, कहीं नहीं कहीं जाकर टकता है। तो उसका एक संवाद है, तो नाटक में भी है, फिल्म में उसको प्रयोग किया है। अच्छा, नाटक आपको आपने फिल्म में भी रूपांतरित जी 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 जी। वो फिल्म काफ़ी 3 लाख लोगों ने देख चुके हैं, वो यूट्यूब में आप देखिएगा तो मिलेगा वो फिल्म। उसमें MBA कन्या CA बोर्ड, उसका नाम एक्चुअली में नाटक का नाम है मिथिलाक अभिशाप। तो मिथिलाक अभिशाप में संवाद है, जब दरवाजे पर में बैठा खाने बाराती आई हुई है, और उसमें क्या होता है, आज्ञा डाला की परंपरा है। आज्ञा डाला एक होता है, बांस की जो कमची होती है उसको छील के काट के एक डाला जैसा बनता है, जिसको चंगेरा, जिसे हम डोलची कहते हैं, डोलची कहते हैं, चुंगी बोलते हैं बंगाली हाँ, में। मैथिली में हम लोग उसको चंगेरा कहते हैं। चंगेरा, जी, मैथिली भाषा। अच्छा। और तो वो होता है लड़की के पिता, कन्या जो होता है, कन्या के पिता वो आते हैं लेकर के, उसमें वो जेवरात वगैरह जो भी साड़ी दुल्हन के लिए लाए हैं, वो उस पर दे देने का मतलब स्वीकृति है, अब इसका कोई झंझट अब नहीं है। उसके बाद ही मतलब शादी का जो रस्म है वो आगे बढ़ेगा। तो लेके आते हैं, उन्हें कहीं खटक में लगा, वहाँ एक संवाद है, आओ 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 रघुवंश बाबू, कथी सब ललो है जी। आज्ञा डाला वो टूटल चंगेरा में, नहीं सरकार चंगेरा टूटल तो नहीं छे, चंगेरा तो नया छे। अयो अहाँ के आँख में तो नहीं भगले, विवाहक 1 लाख टका अहाँ अदा कैलौ नहीं, आ धूपकाठी के धुआं नाक में सुंघराई शुरू कर लो। पहले विवाहक दहेजक 1 लाख टाका दियो,
ज्यादा पाए पाए चुकता नहीं करो। हम विवाह का आज्ञा नहीं दे, ला जाओ आज्ञा डाला। ऐसे करके उस चगेरा जो है डाला, उसको हम फेंक देते हैं और गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है। ये परिस्थिति का उस वक्त का, लोग मुझे गाली भी दिए हैं काफ़ी, जबकि मैं इस तरह का रोल नहीं करता, जनरली नहीं करता हूँ मैं। पर ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि दहेज प्रथा जो अभिशाप के रूप में आज भी समाज में मौजूद है, और MBA किया हुआ है लड़की और CA लड़का, वो आज भी दहेज को लेकर के चल रहे हैं। जी जी। तो इसमें आगे जो घटना घटती है, बड़ी बेइज्जती होती है, बड़े अपमान होते हैं, दूल्हा भी दूल्हे के पांव पकड़ते हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आप तो कुछ विचार कीजिए। हम तो समाज में मुंह दिखाने काबिल नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? जो करेंगे पिताजी करेंगे। मेरे पिताजी के परम भक्त हैं, और कई ऐसे अपशब्द जो नहीं कहना चाहिए, एक अपमान करना 1 लाख रुपया के लिए, बोला हम बाद में दे देंगे, लेकिन नहीं माने वो लोग। तो लड़की को जब बर्दाश्त नहीं होता है तो अंदर से एकदम मतलब उसको सारे लोग पकड़ते हैं, मत जाओ। मिथिला संस्कृति में बारात के सामने में लोगों के बीच में एक दुल्हन को जाना मतलब कलंक की बात है, लेकिन सबको धक्के देते हुए माता पिता सबको अब हम छोड़ेंगे नहीं। पिताजी आपने मुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि आपके घर में, आप ही के घर में घुस के बाहर के लोग आपको बेइज्जती करें और मैं घूंघट में बैठी रहूं, आपका अपमान में सहती रहूं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आकर के लड़के को घेरते हैं, लड़के पिता को भी घेरते हैं, तो मेरा 10 लाख वापस कीजिए, मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी, अभी निकलिए मेरा हमारे यहाँ से। किस चीज में हम कम है आपसे? आपकी सुंदरता में, पढ़ाई लिखाई में, किस चीज में हम आपसे हम कम हैं जो हम आपको दहेज देंगे, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। लड़का बहुत प्रभावित होता है, वो क्षमा मांगता है कि हमसे गलती हो गई, हमने आपके साथ अन्याय किया है, और पिता के खिलाफ खड़ा होकर के शादी करने के लिए तैयार हो जाता है कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन आप स्वीकार करें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, हमसे गलती हो गई है। तो वहाँ पर हमने इस नाटक का, फिल्म का समापन करते हैं। वाह, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद मिश्रा जी। बाकी आपने जो दहेज प्रथा की बात कही तो आज भी है, काश सारे लड़के आपके इस हीरो की तरह समझदार हो जाएं तो बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। जी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस टी बस कार्यक्रम में आने का, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम, थिएटर क्लब के विशेष कार्यक्रम टी बस में आपको बड़ा आनंद आया होगा। लर्निंग विद चैटिंग की जो हमने परंपरा शुरू की है उसका भी आपको आनंद होगा, और साथ ही हम आपको इस विशेष कार्यक्रम में हमेशा नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, और नाटक से जुड़ी तरह तरह की बातें जो जिज्ञासा आपके मन में है, आपकी जिज्ञासा को उनके सामने रखेंगे और उनसे उत्तर लेंगे। तो आज कार्यक्रम यही समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु जी, और मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और खासकर मैं ये थिएटर क्लब टी बस आज जो ये कार्यक्रम हुआ है और मुझे जो ये अवसर प्रदान हुआ है, इसके लिए मैं समस्त कार्यकर्ता और टीम को मैं अपना हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह ये कार्यक्रम चलता रहे और हम लोग आते रहें, और नाटक का जो दीपक जल रहा है वो जलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि मिश्रा जी ने भी कहा कि आज लोगों को नाटकों में खींच कर लाना, मतलब थिएटर में लाना बड़ा मुश्किल काम है। सभी मोबाइल पर और घर में बैठकर यूट्यूब पर ही सब कुछ देखना पसंद करते हैं। तो इसी अभियान के तहत कि आप घर में बैठ कर के नाटक देख सके, समझ सके, सुन सके, आनंद ले सके, थिएटर क्लब लेकर आया है नाटकों की दुनिया, टी बस की दुनिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, आप हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। नमस्कार।